हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद के प्रभावों के या के कारणों को कि वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा था विश्व के ऊपर। क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि वाणिज्यवाद क्या था। तो दो तरह से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाणिज्यवाद क्या था, उसके उदय के क्या कारण थे, फिर उसके आ जाते हैं कि उसका प्रसार और उसके पतन के कारण क्या थे, क्या प्रभाव उसका समाज पर पड़ा था। कई तरह से ये टॉपिक जो है वो कवर किया जाता है वाणिज्यवाद का। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा था विश्व पर। तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि वाणिज्यवाद को वणिकवाद या व्यापारवाद भी कहा जाता है। सबसे पहले एडम स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग किया था अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वाणिज्यवाद की शुरुआत जो है वो 14वीं शताब्दी के अंत में हो गई थी, शुरू हो गया था। 15वीं शताब्दी का शुरू में उसका पूरा शुरू हो गया था और 18वीं शताब्दी तक वो विभिन्न बदलावों के साथ जो था उसका प्रभाव बना रहा था वाणिज्यवाद का। तो वाणिज्यवाद आर्थिक विचारधारा के क्षेत्र में एक महान क्रांति इसको कहा जाता है कि इस जो था वाणिज्यवाद के वजह से जो था बहुत सी चीजें जो थी वो बदली थी। यानी कि उस समय जब वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई तो मध्यकाल की का समय पीरियड आता है। तो उसमें जो था सामंती व्यवस्था थी। तो सामंती व्यवस्था जो था वो उसका समापन या वो खत्म जो थी वो वाणिज्यवाद की वजह से हुई थी। और निरंकुश शासन व्यवस्था जो था राजतंत्र जो था वो फिर से शुरू हुआ था। ठीक है। इसके साथ साथ चर्च की प्रधानता जो थी वो खत्म करके शक्तिशाली राज्यों की स्थापना करने में वाणिज्यवाद का बहुत बड़ा योगदान है। वाणिज्यवादी सिद्धांतों से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन जो था वो मिला और प्रांतीय और स्थानीय अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का को महत्व जो था वो दिया जाने लगा था। यानी कि राजतंत्र के तहत जो था इस प्रकार से नियम जो बनाए जाने लगे थे और व्यापार और वाणिज्य को राज्य के अधीन जो था वो कर लिया गया था। संरक्षित राज्य के द्वारा इनको संरक्षित कर लिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास जो है वो राज्यों का हो सके और राष्ट्र राज्यों का निर्माण में सहायक सिद्ध हो। तो ये तो वाणिज्यवाद के बारे में आपको पता चल गया कि वाणिज्यवाद क्या था, क्या इसकी विशेषताएं थी। तो उसके बाद अब हम करते हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़े थे। तो प्रभावों की बात में सबसे पहला जहां से शुरुआत होती है उसको हम लेते हैं, यानी कि सामंती प्रथा को आघात लगना। वाणिज्यवाद के उदय से एक नए समय का आरंभ हुआ था और चर्च की प्रधानता खत्म हो गई थी। ठीक है। सामंतीवादी व्यवस्था जो का जो बोलबाला था उसका प्रभाव कम हो गया था। अब उसके स्थान पर किसको ले लिया था, यानी कि शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था। राजा के नेतृत्व में ये व्यवस्था जो थी वो शुरू हो गई थी और वाणिज्यवादी व्यवस्था में कृषि के स्थान पर व्यापार और वाणिज्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इससे भूमिपति जो थे उनका महत्व कम हो गया। अब जो बड़े जमींदार थे या जो बड़े भूमिपति थे वो भी अपना पैसा जो था वो व्यापार में लगाने लगे। ठीक है। व्यापार में जो था पैसा लगाने लगे, धन की बढ़ोतरी हुई। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि विदेशों से जो व्यापार किया जाता था उससे उनको काफी आमदनी हुई और देखते ही देखते जो है वाणिज्यवाद जो था वो यूरोप के विभिन्न देशों में फैल गया था। उसके बाद सेकंड आप इसमें कारण दे सकते हैं कि क्या इसका प्रभाव पड़ा, वो था व्यापार और उद्योगों का विकास। ठीक है। इससे पहले जो था सामंतीवादी व्यवस्था के अंदर कृषि प्रधान व्यवस्था थी। ठीक है। अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती थी? कृषि पर डिपेंड करती थी। अब जो वाणिज्यवादी थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कृषि के जो थे वो सीमित विकास है कृषि में, लेकिन व्यापार और वाणिज्य में विकास की सीमाएं जो है वो अनंत है। ठीक है। असीमित संभावनाएं जो है वो व्यापार और वाणिज्य की है, जबकि कृषि की सीमित संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ जो था जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई व्यापार और वाणिज्य की बढ़ोतरी हुई, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो अधिक से अधिक माल तैयार करने की प्रवृत्ति ने कारीगरों
वो इस बात की मतलब कारीगरों का प्रभाव जो था वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि मजदूर जो थे, कारीगर जो थे, उन्होंने इस व्यापार को बढ़ाने के लिए या उद्योगों को बढ़ाने के लिए उनका महत्व जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था, और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि जो था प्रांतीय और स्थानीय अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर महत्व दिया जाने लगा था, और जो राष्ट्र राज्य थे उन्होंने भी उद्योगों को और व्यापार को संरक्षण देना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ जो था उनके व्यापार अनुकूल और संतुलित व्यापार का जो सिद्धांत था उसके आधार पर नियम जो थे वो और कानून जो थे वो बनाने शुरू कर दिए थे। और इसके साथ साथ जो था ये जो था राज्य जो थे वो जैसे जैसे आर्थिक रूप से मजबूत हुए वो राष्ट्र राज्यों के रूप में उभरे थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, व्यापार और उद्योगों को का विकास हुआ। इसके साथ साथ एक चीज और इसमें आप दे सकते हैं कि वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा था, वो ये था कि उपनिवेशों की स्थापना, क्योंकि जितने भी राष्ट्र राज्य थे, ठीक है, ये व्यापार कर रहे थे, उद्योग उत्पादन जो था वो कर रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था इनका, ठीक है, और इनका जो था जो संतुलित व्यापार का जो सिद्धांत था उसमें क्या था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो निर्यात करनी है, कम से कम चीजें आयात करनी है, ठीक है, उसके लिए नियम भी बनाए गए, यानी कि निर्यात का जो मूल्य है उसको बढ़ा दो, आयात का जो मूल्य है उसको कम कर दो, ठीक है, कुछ कानून जो थे वो बना दिए गए ताकि जो, और इसमें ये कहा गया कि अगर आपको आयात करना है सामान, तो उस वो वस्तु विनय के माध्यम से करें ताकि हमारा जो सोना चांदी है वो बाहर ना जाए, हमारे देश में ही रहे। और अगर आपको व्यापार विदेशों से व्यापार करना है, निर्यात करना है, तो आप वो सोने चांदी से उसकी पेमेंट लेंगे। तो इस तरह से जो था ये संतुलित व्यापार का सिद्धांत जो था वो उस समय जो था वो चल रहा था, और इसके जो था वजह से जो था अब व्यापार बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसको खपाने के लिए मंडियां चाहिए ना, और मंडियों के साथ साथ बहुत से ऐसे देश थे जहां उद्योग तो थे लेकिन रॉ मटेरियल कम था, कच्चा माल कम था। तो ऐसी स्थिति में कच्चा माल कहाँ से आएगा, तो वो ऐसे क्षेत्र जो थे वो खोजे जाने लगे, यानी कि ऐसे अविकसित देशों को, अविकसित राज्यों को ढूंढा जाने लगा जहां पर अपने राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करके वहां का व्यापार यानी कि वहां पर अपनी मंडियां बनाई जाए, यानी कि अपने तैयार माल को बेचा जाए और वहां से कच्चा माल जो है वो लिया जाए। और इसी के उसमें श्रेणी में जो था आपका फ्रांस कह सकते हैं, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड जैसे जो देश थे वो इस श्रेणी में बढ़ रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश जो है वो ढूंढ के निकाले जाए और वहां पर अपना व्यापार स्थापित किया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही जो था इंग्लैंड ने भारत के अंदर व्यापार शुरू किया था। तो इंग्लैंड तो बहुत बाद में आया था, उससे पहले पुर्तगाली जो थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए, ठीक है, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनमार्क जो थे, डेनिश जो थे, उन्होंने भारत में व्यापार किया। उसके बाद जो था इंग्लैंड आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लैंड आए, तो बहुत से ऐसे लोग जो थे देश जो थे भारत में व्यापार कर रहे थे अपने अपने उसका। तो ये भारत जो था वो कई देशों का उपनिवेश था, लेकिन बाद में जो था इंग्लैंड जो था वो उन्होंने फ्रांसीसियों को और अन्य जो शक्तियां थी, विदेशी शक्तियां थी, उनको भारत से बाहर निकाल के भारत पर अकेला एकाधिकार जो था वो इंग्लैंड ने किया था। तो इस तरह से उपनिवेश बढ़ाने की होड़ जो थी वो राष्ट्र राज्यों में लग गई थी। और इनका ये था कि जो था इन देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित वो करें, और यहाँ के बाजार जो थे उन बाजारों से अत्यधिक लाभ जो है वो प्राप्त कर सके, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, मात्र देश का उपनिवेशों पर अधिकार करके मात्र देश जो है उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। ये व्यापारवाद या वाणिज्यवाद का एक सिद्धांत उद्देश्य, और उस उद्देश्य को पूरा करने में जो था वो काफी जो था ये देश जो राष्ट्र राज्य थे वो
सफल भी हुए थे और मैंने बार-बार आपको बताया है कि इंग्लैंड जो था वो विश्व के अंदर यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा उपनिवेशों वाला देश माना जाता है। इसके साथ-साथ यूरोपीय देशों में व्यापारिक संघर्ष आप कह सकते हैं कि वाणिज्यवादी नियमों से यूरोप के विभिन्न देशों के बीच व्यापार और उपनिवेशिक शत्रुता उत्पन्न हो गई। प्रत्येक यूरोपीय देश जो था अपने यहाँ के निर्यात को बढ़ाना चाहता था और आयात को कम करना चाहता था, जिसके कारण विभिन्न देशों ने एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स जो था वो लगाना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि ऐसे देश को क्या हुआ आर्थिक जो थे जिनका आयात कच्चा माल आयात करते थे और उसके बाद अपने उद्योगों में उसको तैयार करते थे, प्रोडक्ट को तैयार करते थे, उसके बाद उसका निर्यात करते थे। तो ऐसे देशों को दिक्कत हो गई ना कि आयात टैक्स ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे स्थिति में जो था इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा जो कानून बनाए गए, उनके उद्देश्य एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए थे और इसी प्रकार उपनिवेशों की खोज तथा उन पर कब्जा करने हेतु जो था यूरोप के विभिन्न देशों के बीच शत्रुता भी पैदा हो गई थी। अब एग्जाम्पल में हम अपने ही देश का लेते हैं कि फ्रांसीसी जो था पुर्तगाली चले गए थे, डच चले गए थे, ठीक है, डेनमार्क के भी लोग चले गए थे, लेकिन आखिर में जो था दो शक्तियां बच गई थी भारत के अंदर, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज प्लासी का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद जो था बक्सर के युद्ध के बाद ये निश्चित हो गया था प्लासी के युद्ध के बाद कि भारत में लॉन्ग टर्म जो व्यापार करेगा, ये शासन जो करेगा वो अंग्रेज ही होगा। तो इस तरह से आपसी शत्रुता जो थी फ्रांसीसियों की और इनकी, ये उपनिवेशों की वजह से ही तो शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसे ही बहुत से देशों के साथ जो था शत्रुता आपस में इन देशों की बनी हुई थी, जितने भी राष्ट्र राज्य थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापारिक मंडियों को मजबूत करने के लिए, अपने उपनिवेशों पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए जो था इनमें एक संघर्ष जो था वो शुरू हो गया था। इसके साथ साथ एक और आप इसमें दे सकते हैं कि मध्य वर्ग का उत्थान, एक बहुत बड़ा आप चेंज देखते हैं समाज में कि मध्य वर्ग का उदय। इससे पहले तो वर्ग कितने होते थे, एक तो शासक वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया, ठीक है, 3 कैटेगरीज़ आती थी। लेकिन अब मध्य वर्ग का उदय हुआ और इसके उदय का कारण क्या था? इसके उदय का कारण पुनर्जागरण था, धर्म सुधार आंदोलन थे, जिन्होंने जो था इस वर्ग के लोग जो थे, उनको उनकी संख्या, उनकी ताकत का अंदाज़ा जो है वो कराया था। धर्म सुधार आंदोलन से मध्य वर्ग का उत्थान हुआ। इस वर्ग ने चर्च के जो अंधविश्वास था या चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, उससे लोगों को जागरूक कराया। जितने भी दार्शनिक हुए वो सभी मध्य वर्ग से संबंधित, ठीक है, ज्यादातर मध्यम वर्ग से संबंधित थे, निम्न वर्ग से संबंधित थे। तो उनको जो था मध्यम वर्ग के लोगों की समस्या और निम्न वर्ग के लोगों की समस्याओं का पता था, ठीक है, और उन्होंने अपने इस टैलेंट का फायदा, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो पढ़े लिखे कैटेगरी के अंदर आते थे, यानी कि वो शिक्षक भी थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, ठीक है, डॉक्टर थे, वकील थे, इस तरह के लोग जो थे वो मध्यम वर्ग के अंदर आते थे, पढ़ा लिखा वर्ग था। तो इन्होंने जो था लोगों को जागरूक किया, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको जागरूक किया। इसके साथ साथ विज्ञान जो थे, विज्ञान के अंदर जो था बहुत सी खोजें की गई, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सा ऐसा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, जिसकी वजह से जो था विभिन्न देशों में जो क्रांतियां हुई या जो परिवर्तन हुए थे, उनके बारे में जो था लिखना इन दार्शनिकों ने शुरू कर दिया था और अपने विचारों से जो था इन्होंने प्रभावित करना शुरू कर दिया था लोगों को। तो मध्यम वर्ग जो था, उन्होंने इसके साथ-साथ उन्होंने वाणिज्य क्रांति के दौरान इस वर्ग ने अपना ध्यान जो था वो व्यापार और वाणिज्य की तरफ लगा दिया। ठीक है, क्योंकि पुनर्जागरण के अंदर ये कहा गया, धर्म सुधार के अंदर, कि आप भौतिक सुखों का सुख सुविधाओं की तरफ उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। और सुख सुविधाएं कैसे हासिल होंगी? सुख सुविधाएं जो है वो आर्थिक मजबूती से प्राप्त होंगी ना। तो ये मध्यम वर्ग था जो था, ये नया वर्ग उदय हुआ था, ठीक है। इन्होंने भी अपना क्या किया, व्यापार और वाणिज्य, यानी कि उत्पादन उद्योगों में अपना लगाया, ठीक है। इसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया
तो ये धन दौलत की बढ़ोतरी की वजह से जो था ये समाज जो था ये उभर कर आया था। इस वर्ग में आत्मसम्मान और अपनी पहचान की भावना का उदय होने से ही इसने समाज का नेतृत्व किया और फ्रांस के जो राज क्रांति का नेतृत्व जो है इस वर्ग के द्वारा किया गया था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व जो हुआ उसका नेतृत्व जो था वो मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था और इसके अंदर जो था निम्न वर्ग जो था वो भी सम्मिलित था। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो 1779 में हुई थी। बहुत ही आप कह सकते हैं कि महान क्रांति थी। 3 चीज़ों पर लेकर ये क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। इसके साथ-साथ औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म आप इसमें दे सकते हैं कि वाणिज्यवाद की वजह से उद्योग और पूंजीवाद का जन्म हुआ, कि जितना ज़्यादा पैसा आया, ठीक है? क्योंकि उसमें व्यापार संतुलित कर दिया गया था, आयात नहीं करना है, हमें निर्यात करना है। तो बहुत सारा धन जो था सोना-चांदी जो था वो कहाँ हो गया? सरप्लस हो गया। अब सरप्लस है तो अब उसको कैसे प्रयोग करेंगे? तो लोगों ने वो पैसा जो था वो उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। तो उद्योगों में लगाने की वजह से जो था औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था। वाणिज्यवाद के कारण यूरोप के देशों का व्यापार बड़े स्तर पर बढ़ा, जिसके कारण यूरोप के देशों का उत्पादन बढ़ा। बढ़ते उत्पादन को पूरा करने के लिए यूरोप के पूंजीपतियों ने और व्यापारियों ने अपना धन जो था वो उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया और इसके साथ-साथ उद्योगों जो बढ़ा उद्योग जो बढ़ा उसमें जो थे वो और ज़्यादा मतलब फ़ायदा जो था धन की वृद्धि हुई और इसके साथ-साथ उस समय तक तकनीकी क्रांति आपका वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी, नए-नए मशीनें जो थी उनको डेवलप किया जा रहा था। और ये मशीनें जो थी वो बड़ी होती थी, काफ़ी महँगी होती थी, तो जो निमन है वो तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो जो बड़े व्यापारी थे, ठीक है? उन्होंने अपना पैसा जो है वो उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। यानी कि अब वो औद्योगिक क्रांति का फ़ेज़ जो था वो शुरू हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने या औद्योगिक क्रांति के उत्थान के कारणों में वाणिज्यवाद का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने अपनी पुस्तक जर्नल थ्योरी में उन्होंने लिखा, वाणिज्यवादियों ने शासनकाल शासनकाल जो समस्त अर्थव्यवस्था की समस्याओं तथा समस्त उत्पादन कारकों के अधिकतम उपयोग से संबंधित था की नींव डाली। उसके बाद आधुनिक आर्थिक विचारों का जन्म आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे-जैसे व्यापार बढ़ा, तो व्यापार बढ़ने के साथ-साथ जो था ये जितने भी वाणिज्यवादी थे उनमें आपने का एडम स्मिथ का जैसे मैंने नाम लिया कि एडम स्मिथ जो था उसने क्या शुरू में क्या कहा था मुक्त व्यापार पर बल दिया था। उसको जो था अ, मुक्त व्यापार, संतुलित व्यापार का उसने विरोध किया था, मुक्त व्यापार का उसने प्रोत्साहन दिया था कि कोई भी नियम और कानून नहीं होने चाहिए और अगर कानून बनने भी हैं, तो वो जो थे किस तरह से बनेंगे कि संतुलित व्यापार हो, यानी कि आयात और निर्यात दोनों लेवल में। तो इस पर मुक्त व्यापार पर उन्होंने वाणिज्यवाद के जो हमारे अर्थशास्त्री आप कह सकते हैं कि एडम स्मिथ उन्होंने इस पर जोर दिया था और न्यूकमैन हमारे एक और अर्थशास्त्री उन्होंने लिखा ये वाणिज्यवादी ही थे न कि एडम स्मिथ जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अग्रगामी हैं। कुल मिलाकर संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो वाणिज्यवाद के दौरान यूरोप के देशों ने व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करके काफी धन कमाया और आधुनिक उद्योगों की स्थापना संभव हो सकी। यानी कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में, औद्योगिक क्रांति को फलने और फूलने का माहौल देने में इस व्यापारवाद का या वाणिज्यवाद का या धातुवाद जो भी आप कहें उसका बहुत बड़ा योगदान था। औद्योगिक पूंजीवाद का रूप धारण जो था वो इसकी वजह से ही हुआ था, व्यापारवाद की वजह से हुआ था और ये 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। यानी कि व्यापारवाद का तो वाणिज्यवाद का तो पतन हो गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी का इसका वो बताते हैं कि पतन हुआ वाणिज्यवाद का और औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है 19वीं शताब्दी जो थी उससे और 21वीं शताब्दी जो थी
तब औद्योगिक क्रांति हो गई थी, लेकिन ये एकदम से इसका पतन आप नहीं कह सकते कि वाणिज्यवाद का पतन जो हो गया, वो धीरे-धीरे इसका प्रभाव कम हुआ था और औद्योगिक क्रांति जो थी वो ज़्यादा डेवलप हुई थी और ये 19वीं 20वीं शताब्दी तक आप इसका प्रभाव देख सकते हैं वाणिज्यवाद का। तो ये थे वाणिज्यवाद के प्रभाव जो थे वो क्या पड़े थे विषयों के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।